आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय बियानी फिर आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम है खास मुलाकात और एक खास शख्सियत हमारे बीच में। आप है शुभ्रांशु चौधरी जी और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और बीबीसी में आपने काम किया, बीबीसी के लिए एज ए प्रोड्यूसर आपने काम किया। सर, आज एक खास दिल में एक बात है जो मैं आपसे रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सभी लोग एक भीड़ के पार्ट बने हुए हैं। जहाँ भीड़ चलती है हम भी वहीं चली देते हैं। कितना आसान है भीड़ का पीछा करना और भीड़ के साथ हो जाना। शायद इसी वजह से इतने धर्म और संप्रदाय बन गए हैं। मुझे सर एक बात समझनी है, क्योंकि मेरे को ऐसा कभी कभी मेरे जहन में एक ख्याल आता है कि आने वाले 20 साल बाद हमारी जो नई अगली पीढ़ी होगी वो कुछ ऐसे बात किया करेगी। एक समय होता था जब हमारे दादा पेड़ काटते थे, बड़े बड़े अखबार छापते थे, केमिकल मिक्स करके सुबह से पूरी रात छापाखाने की तरह, हमारे फैक्ट्री की तरह हमारे प्रेस हाउस चला करते थे, जहाँ पेड़ कट रहे होते थे, केमिकल मिक्स हो रहे होंगे। और उसके बाद में सुबह सुबह सभी लोग अपनी मोटर बाइक लेके पेट्रोल उसमें डाल के उस अखबार को घर घर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इतने बड़े बड़े अखबार होते थे। ये हिस्टोरिकल बनेगी, लोग इस तरह से बात कर रहे होंगे, नेक्स्ट जनरेशन। और वो अखबार लोग चाय की चुस्कियों के साथ पढ़ रहे होते हैं। पर कमाल की बात यह है कि उनमें से 5% अखबार भी प्रॉपरली पढ़े जाते थे और उन्हें सबको इसी तरह से वेस्ट किया जाता था और हमारे पूरे जंगल बर्बाद हो गए। और आज सब जगह वीरान सा है, चिड़िया नहीं दिखती, बुलबुल नहीं दिखती, पेड़ नहीं रहे। शायद मुझे लगता है कुछ इस तरह की बातें होगी। लेकिन उसके बाद में एक दूसरा बच्चा उस समय ये बोल रहा होगा कि यार पता है उस समय मोबाइल आ चुका था, व्हाट्सएप आ चुका था, फेसबुक आ चुका था, सोशल मीडिया आ चुका था, मोबाइल जर्नलिज्म चल रहा था और ये जंगलों का दोहन, ये पेड़ की कटाई हम फिर भी जारी रखे हुए थे हमारे दादा लोग। और वो आज कुछ नहीं बचा, सब पेड़ काट डाले और चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन दिखता है। हमारे हरियाली कहाँ चली गई। मुझे लगता है आने वाली 20 साल बाद हमारी जनरेशन ऐसा सोचेगी और उस समय हमारा ये काम है ये बंद होगा। तो सर कितना उचित लग रहा है कि आज जब हमारे पास इतना अच्छा साधन है, हमारे पास 4G 5G, हम कंप्यूटर यूज़ करने लग गए हैं, हमारे पास मोबाइल इतने बढ़िया है, हमारे पास फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे साधन आज अवेलेबल है। और इस आलम में भी उस अखबार को पढ़ते हैं और उस अखबार को भी अगर वो हमारी आगे की जनरेशन पढ़ेगी तो एक इतिहास लिखा जाएगा कि हाईएस्ट नेगेटिविटी हमारे दादा लोग पढ़ा करते थे, कटा हुआ सिर देखा करते थे और सुबह सुबह एक्सीडेंट, करप्शन की खबरें पढ़ा करते थे। इतनी नेगेटिविटी सुबह उठाते थे और फिर पूरे दिन भर उसकी चर्चा किया करते थे। जहाँ जंगल विनाश किया वहाँ दिमागों का भी नाश कर डाला। हम नेगेटिव सोचते कि ये किस तरह का जर्नलिज्म है। सर आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता में ये जो अखबार पढ़ रहे हैं इनका भविष्य क्या है, मतलब, और ये कितना सही हो रहा है? क्योंकि मुझे इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो प्रकृति का हम बहुत बुरी तरह से विनाश करते जा रहे हैं और भीड़ इसका पीछा करे जा रही है। सभी लोग अखबार पढ़ने को शान समझे हैं। एक एक घरों में 5-5 और 10-10 अखबार आते हैं, उनके 2 या 3 अखबार मुश्किल से पढ़े जाते हैं। और इन सारे अखबारों की खर्चा वो लोग उठाते हैं जो बिजनेसमैन है, और उसकी कॉस्टिंग को जो है दूसरे लोग इसको सब्सक्राइब करते रहते हैं। तो जहाँ हम जंगल उजाड़ डालें, जहाँ पे हम लोग अपने दिमागों का बट्टा बैठा चुके हैं, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि नेगेटिव खबरें पढ़ोगे तो नेगेटिव भी बनेंगे। तो ये कितना ठीक हो रहा है सर? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तो बहुत करीबी से इस सब चीज़ों को देखा है और बीबीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हैं। उनकी पत्रकारिता और हमारी जो पत्रकारिता है वो किस हद तक मतलब ठीक हो रही है? आपकी अपनी इंडिपेंडेंट राय सर जानना चाहेंगे। तो डॉक्टर बियानी, आपने 2 बातें कही। पहली बात की प्राकृतिक दोहन, अभी का जो हमारा अखबार है, और दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ की बात है। तो बहुत बड़ी बात आपने कही है। जो पर्यावरण विनाश की बात है, इस पर चर्चा भी नहीं हो रही है कि एक एक अखबार जो है आजकल 40-40, 50-50 पेज के होने लगे हैं और उससे कितने पेड़ कटते हैं ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। कि आपके पास सुबह अखबार आता है जिसमें आपको हम ज्ञान दे रहे हैं, पर उसकी कीमत कई तरह की होती है। इकोनॉमिक कीमत की आपने बात कही कि उसकी इन्वायरमेंटल कीमत यह है कि उसके लिए 5 पेड़ काटने पड़े हैं। क्या आपको वो मंजूर है? अगर वो मंजूर नहीं है, अगर वो एक समस्या है,
तो उसका कोई समाधान ढूंढा जा सकता है। तो हम एज ए ह्यूमन रेस, एक मानव जाति की तरह उस प्रश्न को हमने पूछना नहीं शुरू किया है। और आपने बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि आज से 20 साल बाद कुछ इसी तरह की बात होगी, हमारे बच्चे मजाक उड़ाएंगे कि हाँ, हम लोगों ने ये सोचा नहीं और हमने पर्यावरण का नाश किया। अच्छा सर, एक वो भी फिर भी बात सीख थी कि हम ट्रेड ऑफ तो करें कि उससे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बेनिफिट कितना हो रहा है और कॉस्ट क्या लग रही है। सो बेनिफिट क्या हो रहा है, सिर्फ नेगेटिव पढ़ रहे, चलो बेनिफिट भी हो तो समझ में आए कि भाई सुबह पर मैं तो जो भी अखबार खोलता हूँ, चाहे यूपी का अखबार खोलूँ चाहे राजस्थान का अखबार खोलूँ, उसके अंदर मुझे तो पढ़ने के बाद ऐसा फील आता है कि जिंदगी बर्बाद है, बकवास है जिंदगी, हेट होने लग जाती है, सुबह सुबह डर लगने लग जाता है, सुबह सुबह घबराहट होने लगती है, साइकिल पे चल रहे लोगों के हाथ कांपने लग जाते होंगे, स्कूटर और मोटर ड्राइविंग पे लोग चौकन्ने होकर बैठते होंगे, वो अपने आप को बचाने में लग जाते हैं। कितना अच्छा हो, शाम को पढ़ लो ना, टीवी पे देख लो ना, क्या प्रलय हो जाएगा। तो अगर वो पेड़ काटे तो देखिए गायें कट रही है तो कटती जाएगी क्योंकि खाना नहीं बचा, तो वो तो सर्वाइवल का ग्राउंड है। पर यहाँ तो हमारे को मिल क्या रहा है, पॉजिटिविटी मिल खा रही है, हमारे को जो ज्ञान है वो ज्ञान कहाँ मिल रहा है। मेरा तो ये सवाल है, हम पेड़ भी काट डाले चलो कुछ बेनिफिट हो तो, पर मेरे को लग रहा है कि ये तो ज्ञान भी नहीं मिल रहा। तो दूसरी बात आपने कही कि पॉजिटिव न्यूज़ हो। अब समाज का अगर आईना है जर्नलिज्म, सो समाज में पॉजिटिव बातें भी हो रही हैं और नेगेटिव बातें भी हो रही हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ दिखाना ये तो संभव नहीं है क्योंकि नेगेटिव चीज़ें भी दिखेंगी। पर एक नया कॉन्सेप्ट है कि क्या हम उसके समाधान की दिशा में भी कुछ कलेक्टिव रूप से काम करें। क्या पॉजिटिव न्यूज़ हो और साथ में जो नेगेटिव न्यूज़ है उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे जो पाठक हैं उनको हम प्रोत्साहित करें कि चलिए ये एक समस्या है, अब ये आगे ना हो, क्या उसको लेकर हम लोग कुछ कर सकते हैं। सर हमने क्या भी कर सकते एक हैं? अखबार हमारा निकाला बीएनए टाइम्स, उसमें हम हर न्यूज़ को लिखते थे और नीचे जितना न्यूज़ होता था उतना ही एडिटोरियल लिखते थे कि ये न्यूज़ है, इसका ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी के ऊपर। पर आज जितनी भी न्यूज़ है उसके अंदर हम देखते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट किसी पर्सन की ओपिनियन नहीं होती। सभी लोग अखबार छापने के लिए भी देखेंगे तो इधर से उधर न्यूज़ को कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो मौलिकता कहीं है नहीं, मौलिक सोच कहीं बढ़ नहीं रही है। तो ये कितना सही है, मतलब हम अक्षर बता दें उसका ये, पर उसका विवेचन ना करें, हम चिंता करें पर चिंतन ना करें, ये किस तरह की पत्रकारिता हुई। कितने एक बुद्धिजीवी एक लाख अखबार कोई अखबार वाला छाप रहा है, वो उसमें हर न्यूज़ के नीचे साथ साथ अपनी मौलिक टिप्पणी भी लिखे, तो सोसाइटी को एक दर्पण दिखता है, एक आईना दिखता है, एक सॉल्यूशन दिखता है। पर ऐसा तो नहीं हो रहा क्या? इसी तरह की पत्रकारिता बाहर भी बीबीसी में भी सिर्फ इसी तरह की रिपोर्टिंग होती है सर? तो अलग अलग जगह अलग अलग है, लेकिन जो मीडिया है, जैसे कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि जो धर्म है वो अफीम है जिसका उपयोग सत्ताधारी ताकतवर लोग करते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो मीडिया भी कुछ वैसा ही रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पर जिनके पास में अधिक धन है, जो आपने अभी कहा कि वो महंगा बहुत है। एक अखबार जो छपता है, हमारे यहाँ गलत जानकारी दी जाती है कि वो 5-10 रुपए में बनता है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार है जहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से काम होता है, आज से 10 साल पहले अध्ययन हुआ था कि वो 150 रुपए में एक अखबार बनता है। अभी तो और भी ज़्यादा हो गया होगा, और उसको आप 2 रुपए 3 रुपए में बेचते हैं। ये एक सब्सिडाइज्ड मॉडल है जहाँ समाज के अमीर लोग, वो विज्ञापन आप उसको कहते हैं, देखिए घूस 2 तरीके से दी जा सकती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, है ना। तो इनडायरेक्ट तरीके से मदद करके ये सत्य के रूप में प्रतिदिन आपके सामने परोसा जाता है। और चूंकि उसका 147 रुपए हमारे देश के अमीर उसको सब्सिडाइज करते हैं, तो उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है कि क्या सच परोसा जाए, क्या आपको बताया जाए, क्या नहीं बताया जाए। तो इस तरह से हम समाज के माइंड पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। उसको जो मार्क्स ने कहा था कि अफीम है, तो ये दूसरे तरह का अफीम है कि उसको इस तरह की चीज़ें बताई जाए जो लोग उसके बारे में ही सोचते रहें, वो चाहे नेगेटिविटी हो, या हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, हम कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। वो सोचने का मादा ही मत तैयार कीजिए, चलता रहे ऐसा ही। जो अमीर हैं वो अमीर और बनते रहें, जो गरीबें जहाँ हैं वहाँ रहें। तो ये एक बहुत गंभीर प्रश्न आप उठा रहे हैं और इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, उसके नए मॉडल बनाने की ज़रूरत है।
देखिए ना सर, अपने आज जो भी हम बात करते हैं, सोसाइटी के अंदर इंडिपेंडेंट सोच जब तक नहीं आएगी सर, आज देखिए हम पूरी सोसाइटी के अंदर तो हमारी सोच इंडिपेंडेंट ही नहीं है। हम कोई भी काम कर रहे होते तो सोच भी नहीं रहे होते हम ये क्या हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है। और शायद इसी वजह से मजहब इतने बड़े बड़े बन जाते हैं। एक नमाज पढ़ रहा है तो सब नमाज पढ़ रहे हैं, पर नमाज का मतलब तो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। लोग मंदिर जा रहे हैं तो सब मंदिर चले जाने लग जाते हैं, पर उन्हें मंदिर का मतलब तो पता ही नहीं है। वो मंदिर जाके भी मांगते रहते हैं, जबकि मंदिर तो देने की जगह है जहाँ दुआएं दो, वहाँ पे लोगों के बारे में शुभकामनाएं करो। शिव जी पे कोई जल चढ़ा रहा है तो उसे पता नहीं मैं क्यों चढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब वो थैंक यू देना, उनको ग्रेटफुलनेस व्यक्त करनी है, पर ग्रेटफुलनेस का पता ही नहीं, वहाँ मांगते जा रहे हैं ये दे दो वो दे दो। मुझे लगता है कि मौलिक सोच ही नहीं लोगों की। तो मेरा एक सवाल ये है कि मौलिक सोच कैसे आए, लोग इंडिपेंडेंट कैसे सोचने लगे, क्योंकि जो ये हमारे को अवेयरनेस की तरफ ले जाएगा, ये हमें आगे ले जाएगा कि अगर सोचे तो अभी तो समाधान हो जाए इन सब चीज़ों का। ये तो एक तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं वो अपनी चीज़ों को थोप रहे हैं। 20 रुपए का अखबार बन रहा है, 2 रुपए में दिया जा रहा है, तो 18 रुपए तो फाइनेंस कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को इनकलकेट कर रहे हैं जबरदस्ती। तो मीडिया कैसे इंडिपेंडेंट रह सकता है जब उसका इतना बड़ा पार्ट स्पॉन्सर्ड है? तो वो मीडिया रहेगा क्या, और उसकी बातों की विश्वसनीयता रहेगी कैसे मेंटेन कर सकेगा वो अपनी विश्वसनीयता? तो इस आधार पे मुझे तो लगता है कि मीडिया में बड़ा बदलाव आना चाहिए, पर मैं देखता हूँ कि हर बड़ा बदलाव आने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो क्या लगता है सर, ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो कितनी व्यवहारिक है और इसको और कितना समय लगेगा? क्योंकि मैंने तो इन दिनों सुबह अखबार पढ़ना बंद कर दिया और मुझे उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। मैं शाम को पढ़ लेता हूँ, कुछ थोड़ी देर न्यूज़ देखनी होती है। सुबह मैं अच्छा लिटरेचर पढ़ता हूँ, उसमें मुझे फ्रेशनेस मिलती है, उससे मुझे ताजगी मिलती है, उससे मैं कुछ एम्पावरमेंट लेकर आता हूँ। पर आम आदमी तो ऐसा नहीं करता और उसका खामियाजा में भुगतना पड़ता है और उसको वो पूरे दिन भर नेगेटिव रहता है। मुझे तो लगता है हमारे देश की शायद सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम आज भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं और हम सुबह से ही इतनी गंदगी उठाते हैं, है ना। लोग, मोदी जी बोले कि भाई गार्बेज को गार्बेज में डालिए, उधर हरा डब्बे में वो डालिए, लाल में वो डालिए, पर हमारा दिमाग तो खुला है हर नेगेटिविटी को लेने के लिए, उसमें तो कुछ भी डालिए। मुझे लगता है कि ये भी सर एक तरह का प्रदूषण ही चल रहा है चारों तरफ, है ना। वो बाहर वाला प्रदूषण तो इतना बड़ा नहीं है, पर ये मानसिक प्रदूषण तो शायद बहुत बड़ा है जो पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब कर देगा। आपकी क्या विचार है? तो आपने कहा कि इंडिपेंडेंट मीडिया होना चाहिए, मैं और आप बात कर रहे हैं, तो प्रकृति ने हमको माध्यम दिया है, हवा के माध्यम से हम और आप बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल सही। ये एक इंडिपेंडेंट मीडिया है। पर मनुष्य ने, हम लोगों ने जो मीडिया बनाया वो राजतंत्रिक मीडिया हमने बनाया कि जिसमें थोड़े लोगों का कंट्रोल होता है, जो उस मशीन का मालिक होता है, तो वो चाहे अखबार का मालिक हो, रेडियो का मालिक हो, टेलीविज़न का मालिक हो। लेकिन अब ये धीरे धीरे बात आ रही है कि जो कि जब वो मालिकाना वाला मीडिया होता है, क्या सर, तो वो मालिक तय करता है, जो अधिक पैसा उसको दे के सब्सिडाइज करता है वो तय करता है। पर सर देखिए ना, डेमोक्रेसी के लिए तो खतरा हो गया ये तो, क्योंकि वही सरकार मीडिया को फंड करती है और वो उसी की गाने गाता है। तो डेमोक्रेसी की आवाज़ उठाने की जगह दबाने वाला बन गया ये तो, क्योंकि जो पार्टी फंड करेगी, जो पार्टी उनको उनमें रास्ता दिखेगी, उसी पार्टी को वो अखबार आगे बढ़ाता है, उसी की बात करता है। आज देखा जाए तो किसी भी मीडिया का भी हमने इन दिनों बहुत से वाक़ये देखे जहाँ मीडिया को थोड़ा सा उसका बजट बंद किया और उसने अपनी आवाज़ बदल ली। तो कहाँ डेमोक्रेसी और कहाँ डेमोक्रेसी में सपोर्ट हुआ इस मीडिया का? ये तो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसी को आगे बढ़ाने का एक तंत्र बन गया, ये तो उसी का एक ऑर्गन बन गया। तो कहाँ वही चौथा पिलर बनता है। हम बोलते हैं कि साहब जुडिशरी होनी चाहिए, लेजिस्लेटरी है, एग्जीक्यूटरी है, वैसे चौथा लोकतंत्र का जो स्तंभ है वो मीडिया है। पर यहाँ चौथा स्तंभ कैसे हुआ सर? ये तो मुझे लगता है कि ये तो वास्तव में किसी बुलंद आवाज़ को और बुलंद करने का तरीका हो गया, मात्र हो गया। आपका क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमीर को और अमीर बनाने का ये एक तरीका है। पर हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हमको इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म चाहिए, हमको एक स्वतंत्र मीडिया चाहिए और वो संभव है। उस पर ही हम लोग काम कर रहे हैं एक प्रयोग के स्तर पर कि हवा के जैसा मीडिया बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? तो हवा का मीडिया स्वतंत्र है, बराबरी का है, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज़्यादा नहीं है। आप हवा के माध्यम से बहुत दूर तक बात नहीं कर सकते हैं। पर अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हैं, अगर आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो समाधान हो सकता है मिले। तो हम एक वॉइस बुक
हम लोगों ने बनाया। जैसे मैंने आपके कॉलेज में देखा कि मार्क ज़करबर्ग की फ़ोटो आपने लगा रखा है आपके विद्यार्थियों के प्रेरणा के रूप में। Yes. तो उन्होंने वॉइस बुक बनाया क्योंकि अमेरिका में ज़्यादा लोगों के पास में भी इंटरनेट है। इंटरनेट में भी दिक्कतें हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि वहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो डेमोक्रेटिक है। आप अगर बोलें तो बहुत लोगों के पास पहुँचता है, पर वो एक बाज़ार उन्होंने का मॉडल तैयार किया है। बाज़ार बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई भी कुछ भी बोल सकता है, उसकी कोई गेट कीपिंग नहीं है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म वो नहीं है। तो हम भारत देश में ज़्यादातर लोग बोल सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन है, ज़्यादा लोगों के पास में अभी इंटरनेट नहीं है, कुछ लोगों के पास में है। तो एक वॉइस बुक का मॉडल हम लोगों ने तैयार किया है जहाँ पे आखिरी व्यक्ति, आपने डेमोक्रेसी की बात की, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को समान अधिकार है, मैं चाहे अमीर हूँ, मैं चाहे गरीब हूँ। तो वो व्यक्ति अपनी बात बोले मोबाइल की मदद से, और वो इंटरनेट पर आए। हर टेक्नोलॉजी की अपनी ताकत और कमज़ोरी होती है, वहाँ पर हम उसकी गेट कीपिंग करें, वहाँ पर उसको हम समझें, जिसको एनालिसिस कहते हैं या एडिटिंग कहते हैं, वो करें कि ये सही है तो ये आगे जाना चाहिए, ये उपयोगी है तो वो आगे जाना चाहिए। और वो ऐसे लोग करें जो चुने हुए हों उसी समाज के। तो जिस तरह से एक राजनेता चुना जाता है, उसी तरह से जर्नलिस्ट को भी या एडिटर को भी समाज चुने और फिर वो लोगों के पास पहुँचे। तो तब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, हो सकता है, जो कि स्वतंत्र होगा, जो कि स्वावलंबी होगा और जो लोगों की बात, समस्याएं उठाएगा उनकी बोलियों में, और वो समस्याएं भी हल होंगी। तो उसमें पॉजिटिव स्टोरीज भी ज़्यादा होंगी, समस्याएं उठेंगी और लोग एक दूसरे की मदद से, हर समस्या तो हल नहीं की जा सकती है। तो इस तरह के मॉडल हम लोगों को बनाने की ज़रूरत है। बहुत सही सर, पर कैसे, कितना व्यवहारिक होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में वैसे ही इलेक्शन इतना बड़ा काम हो जाता है। पर आपने बहुत सही बताया कि हम जब चुने हुए अच्छे व्यक्ति जब उसकी वकालत करेंगे। अभी तो समस्या ये है कि सर आप कोई भी पॉजिटिव बात बोलिए, लोग उसको वैल्यू ही नहीं देते। आप नेगेटिव बात बोलिए, अभी उसकी वैल्यू मिलेगी। इसलिए यही तो कारण है कि लोग नेगेटिविटी को बड़ा दिखाते हैं। आज पंजाब की किसी एक पर्व को उठाइए, उसमें आपको वो चीज़ दिखेगी जो भड़काऊ होगी, जो उत्तेजना पैदा करेगी, और उत्तेजित आदमी कुछ भी कर जाता है। फिर मुझे लगता है कि पॉजिटिव कुछ जनता ही नहीं सुनना चाहती। और ये चीज़ कैसे ख़त्म होगी, क्योंकि आज हमारी जो सेमिनार है यहाँ हुई है, उसमें भी हमने यही डिस्कस किया कि पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाए। पर पॉजिटिविटी के ग्राहक नहीं रहे, सब नेगेटिविटी के ग्राहक है। आप देखना बहुत आसान है। हाँ। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो एक अमेरिकी पत्रकार ने ये लिखा कि जिस देश में 12% लोग ही पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर वो कैसे तय कर सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है उनके लिए। लेकिन आज अगर 70 साल का अनुभव हम देखें तो अगर कोई एक बात अच्छी यहाँ पर हुई है तो ये लोकतंत्र जिंदा बचा है, जो कि बहुत सारे देशों में, ठीक है हमारे यहाँ भी लोकतंत्र अभी परिपक्व नहीं है, पर हम अपने नेता को चुन सकते हैं। वो अगर अच्छा काम करे तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा काम ना करे तो उसको पीछे कर सकते हैं। उसमें बहुत काम होना बाकी है। उसी तरह से लोकतांत्रिक मीडिया बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। वो कितना प्रैक्टिकल होगा, वो कितना स्वावलंबी होगा, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और आप जैसे कॉलेज इस पर लीड लें, ये हमारी गुजारिश होगी। तो वही प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। वॉइस बुक उसका ही एक प्रयोग है कि क्या आखिरी व्यक्ति अपनी बात बोल सकता है। जैसे इलेक्शन कराने के लिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन बनाया है। अब 1.3 करोड़ लोग, 3 अरब लोग अगर एक साथ बोलने लगेंगे तो उसमें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन बनाया जहाँ सारे लोग वोट डालते हैं और हमें समझ में आता है कि क्या बोल रहे हैं। उसी तरह से न्यूज़ कमीशन बनाने की ज़रूरत है। तो इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, मशीन बनाने पड़ेंगे, उसकी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र मीडिया बने। और वो बन सकता है, पर अगर आज का जो मीडिया है वो एक समस्या है, जो आपने कहा, मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूँ। ये रियलाइजेशन पहले आए कि जब आप कोई समस्या को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसके समाधान के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो आज का मीडिया राजतांत्रिक है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। वो राजतांत्रिक यानी राजा नहीं है तो यहाँ मालिक है। राइट। यहाँ पत्रकार जो है वो मंत्री की तरह है और बाकी सब प्रजा है। एक ह्यूमन रेस की तरह हमने ये पाया है कि राजतंत्र से लोकतंत्र बेहतर है।
धर्म, राजनीति, पत्रकारिता, इस तरह के मुद्दे जो ग्रेटर कॉमन गुड के लिए होते हैं, वहाँ पर जब ज़्यादा लोगों की भागीदारी होती है, ऑनरेबल एक्सेप्शंस हर जगह हैं, वो ज़्यादा लोगों के लिए काम में आता है। जहाँ कम लोगों की भागीदारी होती है, वो मोटा मोटा कम लोगों के फायदे के लिए ही रह जाती है, जो आज की मीडिया की कहानी है। पर इसको बदला जा सकता है। जिस तरह से राजनीति लोकतांत्रिक हुई है, इंटरनेट जैसे जो टेक्नोलॉजी हैं वो लोकतांत्रिक हैं, पर भारत देश में आज की डेट में, दुनिया में भी 50% लोगों के पास में इंटरनेट नहीं है, भारत में और भी ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। हमको थोड़ा क्रिएटिव होकर इंटरनेट के साथ जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा लोगों तक पहुंची है, जैसे मोबाइल फ़ोन पहुंचा है, मोबाइल फ़ोन में एक टूल होता है ब्लूटूथ, जिसका हम बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं, जो कि फ्री ट्रांसफ़र कर सकता है। एक आपके पास एक फाइल है जो मुझे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मेरे पास है जो आपके पास हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो फ्री होता है। तो उन सब में काम करते हुए एक लोकतांत्रिक स्वतंत्र मीडिया का मॉडल बनाए जाने की ज़रूरत है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि ये संभव है। तो आप उसको देखें, तो उसको हम लोग बुलटू रेडियो कहते हैं। जो वॉइस बुक है वो गांव के लोग ब्लूटूथ के माध्यम से उनके पास जाता है, वो ब्लूटूथ उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो इसको वो बुलटू कहते हैं, और वो रेडियो समझते हैं, तो इसलिए वॉइस बुक वगैरह वो नहीं कहते, वो कहते हैं बुलटू रेडियो। यहाँ पर आखिरी व्यक्ति अपनी बोली में अपनी बात कहता है। उसी समाज के कुछ लोग जो चुने हुए हो सकते हैं, होते हैं, वो उसमें तय करते हैं, उसको एडिट करते हैं, जो ठीक नहीं है उसको रोकते हैं, जो ज़्यादा जनता की बात है उसको आगे बढ़ाते हैं, उसका एक कार्यक्रम बनाते हैं, और वो लोगों के पास जाता है। लोगों के पास इंटरनेट के माध्यम से जाता है, जिनके पास इंटरनेट है, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन से जाता है, जिनके पास मोबाइल फ़ोन का सिग्नल है, जिनके पास मोबाइल फ़ोन में सिग्नल नहीं है, उनके पास वो ब्लूटूथ के माध्यम से जाता है। और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो शहर से जुड़ते हैं, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपना व्यापार करते हैं, गांव की कोई चीज़ें शहर में बेचते हैं, गांव की कोई चीज़ें और दूसरे गांव को बेचते हैं। तो एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जो उनकी आय भी बढ़ाता है, और उस बढ़े हुए आय का एक हिस्सा इस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को बनाता है। देखिए, अगर हमारा मीडिया है और उसको आप फंड करेंगे तो हमारा मीडिया नहीं हो सकता है, क्योंकि आज नहीं, कल नहीं तो परसों आप उसमें अपनी चाबी लगाएंगे, क्यों, पैसे तो मैं दे रहा हूँ। तो इसीलिए वो मीडिया जिसका है उसकी इकोनॉमी से वो मीडिया चलना चाहिए, तभी वो स्वतंत्र हो सकता है, तभी वो स्वावलंबी और अधिक उपयोगी और इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र हो सकता है। और ऐसा किया जा सकता है, और ऐसा करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली बात है कम्युनिकेशन। जैसा कम्युनिकेशन होता है वैसी कम्युनिटी बनती है। जैसा आपने कहा, अगर आप नेगेटिव कम्युनिकेशन करेंगे तो वो नेगेटिव कम्युनिटी बनेगी। अगर आप गैर लोकतांत्रिक कम्युनिकेशन रखेंगे तो वो एक लोकतांत्रिक समाज नहीं बनाया जाएगा। तो आज हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि 99% लोग एक ऐसा सरकार चुनते हैं जो 1% लोगों के लिए काम करता है, और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के माध्यम से होता है। क्योंकि आप मीडिया के माध्यम से 30 करोड़ लोगों के माइंड पे कब्जा किए हुए हैं, और धर्म के माध्यम से 1 अरब लोगों के दिमाग में कब्जा किए हुए हैं। तो ये 2 अफीम आज बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। इसीलिए धर्म पे बहुत फंडिंग है,